हेलो बच्चों, कैसे आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आगे के कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि आगे का अगर फिजिक्स पढ़ना है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले अपने को चर्चा करना है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और क्या होने चाहिए? विजातीय आवेश होने चाहिए। बराबर मतलब दोनों का मान क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। और एक विजातीय मतलब एक ऋणात्मक होना, दूसरा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगर एक ऐसा निकाय बनाते हैं जहाँ पे दो बराबर और विजातीय आवेश होते हैं और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत अल्प होती है। अल्प दूरी को 2l लेके चलते हैं। ठीक है, अल्प दूरी को क्या लेके चलते हैं? आप l भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में l थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए क्या लेके चलते हैं? 2l लेके चलते हैं, क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन होता है वो इसके सेंटर से होता है। समझ में आ गया? तो सेंटर से अगर कैलकुलेशन स्टार्ट होगा मतलब ये वाला l हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। इसलिए अपन इसको क्या लेके चलते हैं? 2l लेके चलते हैं। 2a भी ले सकते हैं आप। समझ में आ गया? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे स्थित है तो इस कंडीशन में इस निकाय को ही अपन क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसलिए बराबर मैंने क्यू ले लिया और विजातीय मतलब एक माइनस दूसरा क्या है? प्लस है। तो इस सिस्टम को ही अपन क्या बोलेंगे, या इस निकाय को ही अपन क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव का जो उदाहरण है वो आप समझिए। सबसे पहले जैसे NaCl का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो जो NaCl है वो क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाएगा इसमें, और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक में प्लस है, दूसरे में क्या है? माइनस है। इतना समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ H2O का। तो H2 में देखिए O ऋणात्मक, H धनात्मक, फिर इधर H क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो देखिए ये दोनों भी क्या बन रहे हैं? ये दोनों का निकाय भी क्या बन रहा है? अलग अलग तंत्र बन रहा है। तो एक धनात्मक दूसरा क्या है? ऋणात्मक है। तो ये भी क्या बनेगा? एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का ये दोनों क्या है? एक उदाहरण है। इतना समझ में आ गया? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर देखा जाए तो दो बराबर और विजातीय आवेश अगर अल्प दूरी पर स्थित है तो उस निकाय को ही अपन क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इसी से एक छोटा सा टॉपिक बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे चेक करना अपने को कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ में आ जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश, मतलब एक आवेश का परिमाण मतलब Q लेके चलते हैं, और दोनों की बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो कोई भी आप एक आवेश ले लो और इस आवेश की बीच की दूरी का क्या करो? उसके साथ गुणा कर दो। तो आवेश की बीच की दूरी का क्या है? कितनी है? 2l है। तो इसका अगर इसके साथ गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? फिक्स दिशा होती है। तो ये कौन सी राशि होती है? इसमें सदिश राशि होती है। समझ में आ गया? तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें क्या होती है? दिशा होती है। अब दिशा कहाँ होती है? तो हमेशा याद कर लीजिए, इसकी जो दिशा होती है वैद्युत हमेशा नेगेटिव से कहाँ होती है? पॉजिटिव की ओर होती है। मतलब ऋणात्मक से कहाँ होती है? धनात्मक की ओर होती है। अगर कोई ऋणात्मक वाला है, कोई धनात्मक वाला है, जैसे ये ऋणात्मक है धनात्मक है, तो इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना। उसके बाद पूछेगा इसमें कि इसकी SI इकाई क्या होती है, क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो SI इकाई होती है वो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, आवेश की इकाई कूलम या कुलाम बोलते हैं हिंदी में, है ना, और L की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ का इसकी इकाई क्या हो जाएगी? SI इकाई क्या हो जाएगी? यहाँ पे कुलाम मीटर क्या हो जाएगी? कुलम्ब मीटर इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोलेंगे? कुलाम मीटर बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या क्या बताया मैंने? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर और विजातीय आवेश अगर बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है तो उस निकाय को अपन क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों की बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसमें मैंने 3 पॉइंट बताया। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा चीज़, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से लेके कहाँ होती है? पॉजिटिव की ओर होती है। और तीसरी चीज़ मैंने बताया, इसकी जो SI इकाई होती है वो क्या होती है? कुलाम मीटर होती है। इतना समझ में आ गया? तो ये था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको समझ जाओगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिए गए निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
की गणना कीजिए। तो ये जो निकाय दिया हुआ है इसका अपने को क्या निकालना है, कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। समझ में आ गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में मान के चलिए एक बराबर और क्या होना चाहिए, विजातीय आवेश। तो यहाँ पे देखिए विजातीय तो है प्लस माइनस बट बराबर नहीं है, यहाँ भी देखिए विजातीय तो है बट बराबर नहीं है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसमें बराबर भी आवेश हो और साथ में क्या हो, विजातीय हो। तो देखिए इसी चित्र को मैं इस तरीके से ही बना सकता हूँ, ध्यान से देखिए, दो बराबर और विजातीय आवेश। तो यहाँ पहला आवेश दूसरा आवेश ले सकते हैं, ये प्लस क्यू, ये हो जाएगा 0, ए, ये हो जाएगा माइनस क्यू, है ना, ये भी सॉरी प्लस क्यू है, इसका भी क्या हो जाएगा 0, ए, सॉरी A,0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ये -2Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए दो भाग में विभाजित कर सकता हूँ, -Q और -Q कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे +Q और -Q का एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, इस +Q और -Q का क्या बन गया, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव बन गया। समझ में आ गया। ठीक, इसका मतलब इस माइनस से प्लस की दिशा कैसी होगी, P इधर होगी, इस माइनस से प्लस की वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होगी, इस तरीके से होगी। समझ में आ गया। तो कितने निकाय बने इसमें, 2 निकाय बने। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 2 निकाय बने तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये पहला वाला P और ये दूसरा वाला P, और दोनों का परिणामी कहाँ पे होगा, P नेट कुल, P कुल या P नेट बोलते हैं, कहाँ पे होगा, दोनों के बीच में होगा। समझ में आ गया। तो मेरे को P नेट का मान निकाला था, आपको आप पढ़े हो, P नेट का जो मान होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, तो P नेट इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े सदी से पढ़े होंगे, R परिणामी का फार्मूला, R बराबर √A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB कॉस थीटा पढ़े हैं। तो सेम वैसे यहाँ भी लगा देंगे, A का वर्ग मतलब P का वर्ग, फिर B का वर्ग मतलब भी क्या हो जाएगा, P का वर्ग, 2AB कॉस थीटा, और दोनों के बीच कितना एंगल, cos 90। देख लो कितना है, दोनों के बीच का कोण cos 90 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, P का वर्ग प्लस P का वर्ग, P का वर्ग प्लस P का वर्ग 2P का वर्ग हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2P। अब देखिए यहाँ P का मान क्या होगा, तो P होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कोई भी एक आवेश, कोई भी सिस्टम के लिए, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, दोनों का क्या होगा, सेम मान होगा। तो कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो, कितना हो गया परिमाण, पहले आवेश का Q हो गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखिए A,0 मतलब ये दूरी भी A हो जाएगी, 0, A मतलब ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चाहे किसी का लो आप, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, तो ये क्या हो जाएगा, P का मान क्या आ जाएगा, Q इंटू A आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जब P का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू Q इंटू A। तो यहाँ पे कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, √2QA होगा। इतना समझ में आ गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे मान के चलिए एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो इसकी 3 स्थितियाँ अलग अलग। कौन सी पहली स्थिति, पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है एक -Q प्लस Q, तो अक्षीय स्थिति होता है इसके अक्ष पे किसी भी बिंदु पे क्या निकालना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं पे भी। तो इस अक्ष पे कहीं पे भी अगर अपन क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती कौन सी, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव इसके मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ किसी बिंदु पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र निकालना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो। समझ में आ गया। तो आप चाहो तो ऊपर की तरफ ले सकते हो, चाहे कहाँ ले सकते हो, नीचे की तरफ ले सकते हो। तो ये जो होगा, ये जो इस पे अगर निकाल रहे हो कहीं पे भी इस बिंदु पे, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। तो ये वाली कौन सी हुई, अक्षीय स्थिति, और ये वाली कौन सी, निरक्षीय स्थिति। उसके बाद होता है किसी भी बिंदु पर, अन्य बिंदु बोल सकते हैं या सामान्य स्थिति बोल सकते हो, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर मतलब, किसी भी बिंदु पर मतलब, अब ये वाला हो गया, ये वाला, इसके अलावा जो जगह बचा है यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। तो ये जो स्थिति आएंगी वो कौन सी स्थिति होगी, किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की स्थिति होगी। तो कितनी स्थितियाँ पढ़ना, 3 स्थिति, अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति, और तीसरा कौन सी है, कोई भी बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आ गया। तो ये 3 स्थितियों को पढ़ना है, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए।
पहला टॉपिक लेके चलते हैं अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, अपने को वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अपन क्या निकाल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक माइनस क्यू, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, ये इनका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए ये एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बताया था दोनों के बीच की दूरी कितनी लेते हैं, 2l लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आप चाहो तो 2a भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके केंद्र से, इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर मैंने एज्यूम किया कि एक बिंदु कौन सा है, P है, ये मैंने माना। ठीक है, इस P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो दोनों के कारण, ये प्लस क्यू है, ये क्या है, माइनस क्यू है, तो दोनों के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लस क्यू के कारण कितना विद्युत क्षेत्र मिलता है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है। मैंने बताया था आपको, है ना, विद्युत बल रेखाएं पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है। जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्लस अगर बना देता हूँ, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, प्रारंभ होती है, प्लस से बोल सकते हो। और माइनस में कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है, मतलब माइनस में आके क्या होती है, समाप्त होती है। तो इस तरीके से होता है। तो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो बाहर की तरफ होगा उसको मैंने ले लिया E1। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू के कारण कैसा हो गया, अंदर की तरफ। तो प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को प्लस क्यू और माइनस क्यू कारण निकालना है, पूरे के कारण निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे P बिंदु पे मुझे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ध्यान से देखिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितनी होगी, तो E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की दिशा अपोजिट है, तो ये हो जाएगी E1 माइनस E2 हो जाएगी। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगी। चलिए E1 का मान बताइए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो E1 मतलब किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो प्लस क्यू के कारण है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्यू अपॉन दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, तो A से P तक की दूरी कितनी, प्लस क्यू से लेके P तक की दूरी कितनी है, AP। तो ये हो जाएगी AP का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण लेके चलते हैं, तो परिणाम लेके चलेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, AP का वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे। अब दूसरा किसके कारण निकाला है, माइनस क्यू के कारण निकाला है, इसका भी परिमाण लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परिमाण लेने इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि प्लस माइनस का उपयोग कर चुके दिशा के रूप में, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना। ठीक है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, B का दूरी क्या है, P से, तो ये कितनी हो जाएगी, BP। तो माइनस क्यू की जो दूरी है वो P से कितनी है, BP है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, BP का वर्ग। अब आगे देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन AP का वर्ग। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए R माइनस L इज इक्वल टू AP। तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L का वर्ग। चलिए अब आगे देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन BP का वर्ग। तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, R प्लस L इज इक्वल टू BP। तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ध्यान से देखिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/R माइनस L का वर्ग माइनस 1/R प्लस L का वर्ग। चलिए आगे क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, है ना। तो जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा भाई, इसका ध्यान से देखिए, इसका लघुत्तम आएगा R माइनस L का वर्ग और ये हो जाएगा R प्लस L का वर्ग। और दोनों का क्या लिख सकते हैं, पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। R माइनस L का वर्ग का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, R प्लस L का वर्ग बचेगा। यहाँ देखिए R प्लस L के वर्ग का भाग देंगे तो क्या बचेगा, R माइनस L का वर्ग बचेगा। इतना समझ में आ गया। ठीक, आगे देखिए फिर कैसे सॉल्व करते हैं। E बराबर हो जाएगा 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू कॉमन निकल गया इसके साथ साथ। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब देखिए आगे, फिर से आगे है a माइनस बी का वर्ग है, तो ये भी हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग। अब यहाँ पे होता है माइनस 2ab, ऑलरेडी सामने माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, सबका वर्ग भी है साथ में, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ क्यू बचा हुआ है, यहाँ पे 2RL क्या हो जाएगा 4RL। अब इस 2RL को 4RL को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2R इंटू 2L, मतलब एक ही है 4RL, 2RL क्या हो जाएगा 4RL, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2R इंटू 2L। ठीक, अब आगे देखिए नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जहाँ Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, पढ़ाया हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कोई भी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L क्या होता है, ये हो जाएगा P, है ना, P 2P और एक R बच जाएगा साथ में, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। लेकिन यहाँ पे याद रखिए मैक्सिमम समय में आप देखते हो मोस्ट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, या बहुत समय बहुतायत बोल सकते हो। तो बहुतायत में देखा गया कि R का मान जो है अक्सर क्या होता है, L से बड़ा होता है। तो जब R का मान L से बड़ा हो जाएगा तो L के वर्ग, L को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो जब L को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R अपॉन, अब ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, R का वर्ग होल वर्ग, मतलब R की पावर 4 हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन क्या हो जाएगी R क्यू, और इसकी इकाई होती है न्यूटन पर कूलम। तो अच्छी स्थिति के कारण जब L को अपन नेगलेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है P बिंदु पर कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब होती है। अब इसका सदिश रूप देखते हैं, है ना, इसका कौन सा रूप देखते हैं, सदिश रूप। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सदिश रूप क्या होगा, तो ये अपने को जानना जरूरी है। तो इसकी सदिश रूप की अगर चर्चा करेंगे तो सदिश रूप का अपन देखते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, ये माइनस है, माइनस क्यू, और ये क्या है, प्लस क्यू है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, हमेशा माइनस से। विद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, माइनस से हमेशा प्लस की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। तो माइनस से प्लस की ओर होगी तो किधर होगी, P की दिशा इस तरफ होगी, है ना। लेकिन अगर देखा जाए किसकी वैल्यू, तो कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो देखिए E1 इधर आया, E2 इधर आया, तो E1 माइनस E2, तो मतलब E जो है वो किधर होगा, इस दिशा में होगा। कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P बिंदु पर किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि अगर ये 5 न्यूटन पर कूलम है और ये 2 न्यूटन पर कूलम है तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना भाई। तो इस कंडीशन में 3 किधर आएगा, 5 की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, वेक्टर से आप पढ़े हो, सदिश से पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, E1 की तरफ होगी। तो कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इस तरफ होगी, ऐसा, इस तरीके से अगर किसी बिंदु P पे देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P और E की दिशा क्या है, समान है। तो P और E की दिशा समान होगी, तो इसलिए बोला जा सकता है सदिश E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सदिश P बटे R क्यूब हो जाएगी। तो ये इसका सदिश रूप हो गया। कुछ नहीं करना, दोनों में सदिश लगा देना है, और दोनों की दिशा समान है इसलिए इसमें प्लस में ही रहेगा, माइनस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये था क्या, इसका सदिश रूप। तो कभी कभी सदिश रूप पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्या होता है, माइनस और प्लस की दिशा, मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। और कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अगर चित्र में देखा जाए तो E1 माइनस E2 मतलब किधर आएगा, E1 की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दोनों के बीच का, दोनों की जो दिशा वो कैसी है, समान है। तो दोनों की दिशा समान है इसलिए क्या होंगे, दोनों की दिशा क्या होगी, एक दिशा में होगी। एक दिशा में होगी इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे दोनों में सदिश लग जाएगा, प्लस में ही रहेगा। समझ में आ गया। तो ये था अक्षीय स्थिति। चलिए सेकंड लेके चलते हैं, कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा।
जिसमें एक माइनस क्यू होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। ये ए बिंदु, ये कौन सी बिंदु हो गई, बी बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु ओ, ये दूरी एल, ये दूरी क्या हो जाएगी एल। अक्षीय स्थिति में कहाँ पे लिए थे, इसके अक्ष में लिए थे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में कहाँ पे लेना पड़ेगा, इसके बाइसेक्टर पे लेना पड़ेगा, समद्विभाजक पे, ठीक है, इस बिंदु पे लेना पड़ेगा। तो ये बिंदु पी है, जिस बिंदु पे अपने क्या निकाला, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, मध्य बिंदु से दूरी कितनी लेके चलते हैं, आर लेके चलते हैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर। अब देखिए प्लस क्यू के कारण इसका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1, ठीक है। फिर आगे माइनस क्यू, तो प्लस क्यू से बाहर की तरफ होता है, माइनस से क्या होगा, अंदर की तरफ। अगर ये भी प्लस क्यू होता तो ऊपर की तरफ होता, लेकिन ये क्या है, माइनस क्यू है, तो यहाँ से कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये हो गया E2, समझ में आ गया। तो ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। इतना क्लियर हुआ। तो प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ और माइनस क्यू के कारण क्या हो गया, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। प्लस क्यू से प्रारंभ होती है और माइनस में आके क्या होती है, समाप्त होती है, पढ़े अपन। तो इसलिए माइनस क्यू में अंदर की तरफ, अगर ये प्लस होता तो ऐसा इस तरीके से सकता, लेकिन ये माइनस है तो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसका कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये थीटा तो एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये संगत कोण से भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू की दूरी कितनी है। तो प्लस क्यू की माइनस क्यू की दूरी कितनी है, तो प्लस क्यू की AP है और माइनस क्यू की कितनी है, BP है। दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, समान होगी। क्यों होगी समान, तो देखिए इधर देखिए एक कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, फिर अंडर रूट, ठीक। फिर ये भी कर्ण है, तो इधर का कर्ण क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग लंब का वर्ग, और क्या साथ में अंडर रूट। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इस तरीके से लगा देंगे अंडर रूट। तो AP और BP का मान क्या हो गया, समान हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए AP BP क्या है, दूरियाँ समान हो गई, दोनों आवेश समान हो गए, तो दोनों का विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो E1 बराबर E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। कोई भी एक आवेश ले लो, प्लस लो चाहे माइनस लो, चलेगा। परिमाण लेके चल रहे हैं तो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, क्या लेंगे, क्यू लेंगे। और दूरी क्या हो जाएगी, AP का वर्ग हो जाएगा, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, BP का वर्ग। तो AP का वर्ग और BP का वर्ग मतलब दोनों का मान क्या है, समान। तो ये हो जाएगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये E1 और E2 का मान क्या आ गया, समान आ गया। तो E1 E2 का मान समान आ गया, तो इसको मैं E मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ, E मान सकता हूँ, ठीक है। तो E1 E2 का मान समान है, उसको मान लिया कितना, E के बराबर मान लिया। चलिए इस चित्र को मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। ये E कुल जो निकालना है अपने को, यहाँ E1 है और यहाँ क्या है, E2 है, ठीक है। ये वाला E1, ये वाला क्या है, E2 है। ये थीटा, ये थीटा। अब देखिए E1 के दो घटक होंगे, ये कोण बना रहा है ये वाला E1 cos थीटा, इधर वाला घटक क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। इतना क्लियर होगा। जैसे वैसे देखिए E2 के भी दो घटक, ये कोण वाला है, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। इसको थोड़ा सीधा बनाइएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, E2 sin थीटा। समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए E2 और E1 का मान क्या है, समान है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशाएं में है, दोनों का मान समान है। +5 -5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैसे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र E जो है, इसको E नेट लेके चलते हैं। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो E नेट है वो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी भाई, ध्यान से देखिए। तो E नेट बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों के डायरेक्शन में क्या है, E नेट है। तो E नेट का जो मान होगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के सम के बराबर होगा। दोनों को जोड़ने से क्या नहीं मिल जाएगा, E नेट मिल जाएगा, है ना। सदिश में पढ़े ना भाई, दोनों की दिशा समान होती है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और अपोजिट होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे समान है, दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 का मान क्या है, E के बराबर है। तो यहाँ पे जब E ले लेंगे तो ये भी E cos थीटा हो जाएगा, ये भी है E cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2E cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा, ठीक है। इसको समीकरण 1 देते हैं और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब जहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है,
आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है L और कर्ण कितना आया हमारा R का वर्ग प्लस L का वर्ग, और इसमें पावर डाल सकते हैं, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 से cos थीटा का मान आ गया और समीकरण 1 से किसका मान आ गया, E का मान आ गया। तो E और cos थीटा का मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 और 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ध्यान से देखिए, 2 इंटू है ना, इंटू ई का मान कितना है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या है आगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से आया है, क्या आया देखिए यहाँ पे एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या आ गई है, 1/2 आ गई है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ई नेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, ये पढ़ा चुका हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, अब देखिए R का वर्ग प्लस L का वर्ग पावर 1 है, यहाँ 1/2, तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा R का वर्ग L का वर्ग पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किस बिंदु पे, बिंदु P पर। इतना क्लियर हुआ। तो बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2 होगा। अब इसमें देखिए मोस्ट ऑफ टाइम मतलब बहुतायत देखा गया है, ये जो R होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है, L होता है। तो इस कंडीशन में L की वर्ग की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। और जब L की वर्ग को वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे, 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन, ये हो गया L स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, तो R की पावर होल पावर 3/2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगी R³ आ जाएगी। तो ये होता है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब L को नेगलेक्ट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R³ हो जाएगा। अब इसका सदिश रूप देखते हैं। तो इसका सदिश रूप क्या होगा, तो सदिश रूप के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा चित्र को। तो चित्र बना देता हूँ मैं, यहाँ पे -Q है, ये +Q है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इस दिशा में होगी। और ई नेट की दिशा कहाँ है, आप देख सकते हैं P से इस तरफ आई, तो ई नेट की जो दिशा है वो इस तरफ आ रही है, ई नेट की दिशा। इससे ये समझ में आ गया आपको कि P और ई नेट की दिशा क्या है, विपरीत है। तो P और ई नेट की दिशा अगर विपरीत है तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लग जाएगा, P में -P लग जाएगा, P में क्या लग जाएगा, -P लग जाएगा। दोनों की दिशा क्या है, आपस में विपरीत है। देखिए P की दिशा इधर है, ई नेट की दिशा इधर है, तो दोनों में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो सामने क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या आपका ई नेट की वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सदिश P अपॉन R³ हो जाएगा। तो यहाँ माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो P की दिशा वो कहाँ है, इस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, और ई नेट किधर आया आपका, उल्टी दिशा में आया, तो दोनों के लिए क्या लग जाएगा, सामने माइनस लग जाएगा। तो ये आपका सदिश रूप आ गया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, देखिए ई जो अक्षीय अपन निकाले हैं वो कितना आया था, ध्यान से देखिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R³ आया था। ठीक है, लेकिन ई निरक्षी जो अपन निकाले हैं वो क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R³। तो इससे ये समझ में आ गया ई अक्षी जो होता है वो दुगना होता है, किसका, ई निरक्षी का। क्या होता है, दुगना होता है। ये दोनों का संबंध इसको याद रखिएगा, यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ई अक्षी और ई अक्षी में क्या संबंध, दोनों को भाग दे देना, दोनों को भाग दो, सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ई अक्षी अपॉन ई अक्षी बराबर हो जाएगा 2। तो ई अक्षी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई निरक्षी, मतलब ई अक्षी जो होता है वो ई निरक्षी का कितना गुना होता है, दुगना होता है। समझ में आ गया। तो ये थी आपकी कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। इतना क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये डायग्राम पे, ये डायग्राम अगर आपको बनाने आ गया तो बाकी आप इजिली बना सकते हैं। तो ये होता है आपकी निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब देखिए आगे, किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसको बोलते हैं एनी पॉइंट का कंडीशन। ठीक है, अब इसमें अक्षीय निरक्षी को छोड़ के किसी भी बिंदु पे लेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ये -Q हो गया, ये क्या हो गया, +Q हो गया। ठीक है, इसका केंद्र ये L बिंदु, ये भी क्या हो गया, L बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए
ये केंद्र हो गया, इसके केंद्र से r दूरी पे कोई भी एक बिंदु अपन क्या लेके चलते हैं, P डैश लेके चलते हैं। इस P डैश बिंदु पे क्या निकालना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले देखिए ये कौन सा कोण है, ये थीटा कोण होगा, ठीक है। अब इस जो द्विध्रुव है इसके दो घटक बनेंगे, एक ये वाला घटक और दूसरा ये वाला घटक। तो ये पहला घटक हो गया, अपन इस घटक को ऐसा लेके चलते हैं, ये पहला घटक हो गया। जैसे ये पहला घटक हुआ वैसे इसका क्या हो जाएगा, दूसरा घटक बनेगा। तो उसका दूसरा घटक कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हो गया। तो इस द्विध्रुव के दो घटक बनेंगे, ये पहला घटक हो गया और ये वाला क्या हो गया, दूसरा घटक। इतना क्लियर हुआ। अगर इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान P है तो ये कोण बना रहा है, तो इसके द्विध्रुव का मान क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, इसका मान P sin थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस P के दो घटक होंगे, कौन कौन से, एक P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा। तो यहाँ पे सदिश P के दो घटक होंगे, कौन कौन से, पहला P cos थीटा और दूसरा P sin थीटा। अब देखिए ये जो P cos थीटा है, ये घटक, इसके कारण ये कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। ध्यान से देखिए आप, इसके अक्ष में है P cos थीटा का जो घटक है, उसके कारण ये कौन सी स्थिति में है, ये R को मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये P cos थीटा घटक के कारण ये P डैश जो है कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में टोटल E कितना होता है, E अक्षीय होता है। ये अपन लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, E अक्षीय लेके चलते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अगर ये P sin थीटा का घटक है, तो जब ऐसा बनाएंगे तो ये कौन सी स्थिति में आ गई, निरक्षीय। तो निरक्षीय में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E निरक्षीय, जिसको E नेट लिए थे अपन, तो ये हो जाएगी E निरक्षीय। तो E अक्षीय का ऐसा हो गया, E निरक्षीय का ऐसा हो गया, और कुल क्या हो जाएगा, E नेट, ये यहाँ कहीं पर मिलेगा। तो इस E नेट का अपने को क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, E नेट का मान निकालना है, ठीक है। तो E नेट का मान के लिए देखिए P के कितने घटक हैं, दो घटक हैं, P cos थीटा, P sin थीटा। P cos थीटा घटक कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति। और P sin थीटा का जो घटक है वो कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस P cos थीटा घटक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, P cos थीटा घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, P cos थीटा घटक के कारण। तो E अक्षीय बराबर हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में हो, तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन क्या होता है, दूरी तो R है, तो R³ होता है। पढ़े हम लोग कि इसमें क्या आता है, 2P अपॉन R³ आता है, निरक्षीय में 2 नहीं आता। अब लेकिन इसमें P का कौन सा घटक काम कर रहा है, P cos, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, P के साथ लिख देना है P cos थीटा। ये समीकरण 1 हो गया। सेम वैसी P sin थीटा घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा। तो E निरक्षीय का सूत्र होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन होता है R³। यहाँ पे 2 हट जाएगा, लेकिन P का कौन सा घटक काम कर रहा है निरक्षीय में, P sin थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा P sin थीटा ऑन R³। समीकरण 2। तो इस तरीके से E अक्षीय का मान निकल गया, और किसका मान निकल गया, निरक्षीय। आप देख सकते हैं P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसका, वो कौन सी अक्ष में है, अक्षीय स्थिति में है। P sin थीटा का जो कंपोनेंट है, कौन सा घटक जो है, कौन से स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे मिलता है, डायग्राम देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया। तो ये अक्षीय का हो गया और ये किसका हो गया, निरक्षीय का हो गया। समझ में आ गया। अब इनका कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा P पर। अतः अब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E नेट बराबर हो जाएगा √ E अक्षीय का वर्ग प्लस E निरक्षीय का वर्ग। होगा कि नहीं होगा, दोनों का वर्ग, E अक्षीय का वर्ग अपॉन E निरक्षीय का वर्ग हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब E अक्षीय और निरक्षीय का मान यहाँ से अपन यहाँ पे रख सकते हैं, इसको दे देंगे समीकरण 3। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने
पर। चलिए इनका मान रखते हैं। तो इनका जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ई नेट बराबर हो जाएगा ई अक्षी का वर्ग। इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा ये आर क्यूब का वर्ग, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का वर्ग। इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है। दोनों का वर्ग करके आपस में क्या करें, जोड़ दिए, ऐसा मान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब क्या निकल जाएंगे, कॉमन, p भी निकलेगा। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉमन। अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या निकलेगा, बाहर स्क्वायर के रूप में निकलेगा, लेकिन अंडर रूट से सिंगल बाहर निकल जाएगा क्योंकि पावर दोनों में है। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया, देखिए यहाँ पे बच जाएगा 2 और कॉस थीटा। तो 2 और कॉस थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो ये लोग भी स्क्वायर के फॉर्म में बाहर कॉमन निकाले थे अपन, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए क्या होगा, सिंगल टर्म्स इनके बाहर निकल जाएंगे। मतलब यहाँ से जब ब्रैकेट लगाओगे तो कॉमन क्या निकलता, p का वर्ग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का वर्ग, ये सबका वर्ग बाहर निकलता, लेकिन अंडर रूट लगा इसलिए सिंगल बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से एक कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अलग से निकाल लिए, बचेगा क्या, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, ई नेट बराबर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये हो जाएगा क्या, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर। तो ये होता है निरक्षीय स्थिति में, सॉरी निरक्षीय अच्छी नहीं है, कौन सा है, अन्य बिंदु पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इतना समझ में आ गया। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट। ठीक, अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि ई नेट की जो दिशा है वो क्या होगी। मान लो इसकी दिशा अल्फा है, तो यहाँ पर ई नेट की दिशा, तो ई नेट की दिशा क्या होगी, ध्यान से देखिए, ई नेट की दिशा निकालना मतलब यहाँ पे ये कोण निकालना। तो ये कोण अगर मैं मान को लेता हूँ क्या, tan अल्फ़ा, क्या लेता हूँ, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये अगर ई निरक्षीय है तो इसका सामने वाला भी क्या हो जाएगा, ई निरक्षीय हो जाएगा। तो इसका मतलब लंब क्या हो गया, ई निरक्षीय, और आधार क्या हो गया, ई अक्षीय। तो यहाँ पे आ जाएगा ई निरक्षीय बटे ई अक्षीय। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ई निरक्षीय का मान कितना है, तो यहाँ से ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब अपॉन देखिए, ई अक्षीय का मान समीकरण 1 से ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा ये आर क्यूब। यहाँ से 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, आर क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन 2। और इसी को चाहे तो लिख सकते अल्फ़ा इज इक्वल टू tan -1, मैथमेटिक वाले बच्चे जानते हैं इसको, मैथ्स में अक्सर ऐसा लिखते हैं -1 करके, जब ट्रांसफ़र करते तो अपॉन ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी उसकी दिशा। ठीक है, तो ई नेट की जो दिशा होगी कितनी होगी, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन क्या होगी, 2 होगी। समझ में आ गया इतना। इसमें एक छोटा सा कंडीशन है, ध्यान से देखिए, कंडीशन नंबर 1, ये मुख्य फार्मूले को लेके चलेंगे अपन। ठीक है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ई नेट का मान cos 0 क्या हो गया, 1, 1 का वर्ग 1, 3 × 1 3, 3 + 1 4, तो √4 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आ गया। तो p के साथ क्या लग जाएगा, 2p r क्यूब। मतलब ये कौन सी स्थिति आ गई, अक्षीय स्थिति आ गई। समझ में आ गया। तो अगर इस थीटा का मान 0 हो गया तो ये p बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी स्थिति में होगा, वो अक्षीय स्थिति में होगा। समझ में आ गया ये। उसी तरह देखा जाए दूसरा, यदि इफ़ थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री लेके चलते हैं, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, थीटा 90 होगा तो cos 90 0, 3 × 0 0, 1 √1 1, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू बचेगा। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। तो ये कौन सी स्थिति का सूत्र आ गया, निरक्षीय स्थिति का। पढ़े ना, इसमें 2 लगता अक्षीय, निरक्षीय में 2 नहीं लगता। ये कौन सी स्थिति होगी, निरक्षीय स्थिति। और यहाँ पे कॉमन सेंस है, अगर थीटा 90 हो जाएगा
तो थीटा यहाँ पे है, अगर ये 90 होगा तो यहाँ सीधा हो जाएगा, तो बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सी स्थिति होती है, निरक्षीय। तो ये थीटा अगर 0 लोगे तो अक्षीय स्थिति में होगा, और थीटा अगर 90 लोगे तो निरक्षीय स्थिति। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है ये क्या है, सही है, दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। थीटा 0 लोगे तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला आ जा रहा है, और थीटा 90 लोगे तो कौन सी स्थिति का फार्मूला आ जा रहा है, निरक्षीय स्थिति का। तो ये था किसी भी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 केस अपन पढ़े हैं, कौन कौन सा, अक्षीय, निरक्षीय और अन्य बिंदु पर। तो ये तीनों आप अच्छे से कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बड़े मार्क्स में पूछा जाएगा, बड़े मार्क्स में मतलब 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, समझ में आ गया। और छोटा मार्क्स वाला क्वेश्चन था वो कौन सा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और इसका एसआई इकाई क्या होता है। ये छोटा मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला। इतना क्लियर हुआ बच्चों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र 3 स्थितियों में, कौन कौन सी, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर, ठीक है। अगली लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा, गॉस के प्रमेय का टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उसके अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय से या उसके अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 3 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आप थोड़ा मेहनत करिए, अच्छे से बेसिक टॉपिक कवर कर लीजिए। आगे मैं गॉस के प्रमेय का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।